Hello, my dear friends. With today's concept, we are going to finish the first chapter of chemistry of class 10 and as well the second chapter of entire class 10. That is, we have already done current electricity and today we'll be finishing this topic. So, as of now, हम लोग various types of reaction में combination reactions, decomposition, displacement और double displacement reactions बहुत अच्छे से देख चुके हैं और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी भी कुछ प्रैक्टिस हमने कर ली है। तो आज इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आई विल बी सेंडिंग यू द प्रैक्टिस शीट्स एंड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की एंड दैट विल डेफिनेटली पे यू। तो हम आज इस लास्ट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो टर्म रेडॉक्स है ये एक बहुत वाइड स्प्रेड टर्म है। यहाँ 10th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन नाम का पूरा एक टॉपिक केमिस्ट्री में है। फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसे टॉपिक माना जाता है और उसको बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया जाता है। एंड देन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हायर लेवल पर 12th स्टैंडर्ड में फिर से जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और वहाँ इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। और एज सच ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, हायर क्लासेस में जगह जगह कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। आज हम 10th स्टैंडर्ड में इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए, इसे अच्छे समझने के लिए इसका एक स्पेशल टॉपिक जो है वो आप NTSC वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं, जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि हर एक चैप्टर के लिए जो भी हम साइंस के जो भी टॉपिक्स ले रहे हैं, ये मैथ्स के हम जो भी टॉपिक्स ले रहे हैं, उनके लिए हम अलग से स्पेसिफिक NTSC बेस्ड टॉपिक्स के लेक्चर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उन टॉपिक्स में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। तो पहले हम जितना 10th स्टैंडर्ड में ज़रूरी है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिडॉक्स? रिडॉक्स दो टर्म से मिलकर बना है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये पुराने टर्म्स हैं और ये पहले हो सकता है आपने इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। पहली बार आपके सामने 10th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें इसकी डेफिनेशन समझनी होगी। तो पहले समझिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए 3 कॉन्सेप्ट है। एक तो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है जो चला आ रहा है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और फिर उसके बाद अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट काम में आता है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से हर वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है जब आपको किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जाते समय एडिशन, ये प्लस का साइन लगा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपको ऑक्सीजन ऐड होती दिखाई दे। अब ऑक्सीजन स्टूडेंट कहता है कि डायटोमिक फॉर्म में, यानी O2 या O, ये नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। यानी रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन नहीं थी, प्रोडक्ट के पास आ गई, या रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन कम थी और प्रोडक्ट के पास और बढ़ गई, दैट इज नोन एज वाज ऑक्सीडेशन। अभी हम एग्जांपल लेंगे। और इसी तरह से रिडक्शन के लिए डेफिनेशन जो है वो ये कि कहीं पर अगर आपको हाइड्रोजन का एडिशन होता दिखाई दे, अगेन हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में, या कहीं पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे, अगर पहले थी और इंक्रीज होती दिखाई दे रही, दैट इज नोन एज रिडक्शन। इसके अलावा ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है जो इसकी जस्ट रिवर्स है, कि अगर कहीं पर आपको ऑक्सीजन ऐड होती दिख रही है कहीं रिएक्शन में तो वो ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसी तरह से कहीं से हाइड्रोजन रिमूव होती दिखाई दे रही है, यानी माइनस हाइड्रोजन अगर आपको ऐसा दिख रहा है, देन अगेन इट इज ऑक्सीडेशन। और अगर कहीं पर आपको माइनस ऑक्सीजन रिवर्स इसका होता दिख रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट जो है ये काम में लिया जाता है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, देखिए, बाय दिस डेफिनेशन ऑक्सीडेशन कुड बी, जो इक्वेशंस हमने पढ़ी है, दैट इज C+O2 गिव्स यू CO2। बहुत सिंपल इक्वेशन से हम ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन अटैच होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना चाहिए। आपको देख के लग रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुई है, डेफिनेटली ऐड हुई है, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो स्टूडेंट कहता है ऐसे तो फिर मैं भी इक्वेशन बता सकता हूँ, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वही इक्वेशन है ना, डेजलिंग कलर वाली, हीट वाली। हालांकि अब हम सब नहीं लिख रहे हैं, केवल समझने के लिए कि यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन ऐड होती दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो गया? ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से रिडक्शन में हमें हाइड्रोजन का एडिशन दिखना चाहिए। तो हाइड्रोजन के एडिशन की बेस्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी वो थी N2 + H2 gives you NH3, excuse me,
यहां पर भी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन से और अमोनिया की तरफ जाते समय आपको हाइड्रोजन ऐड होती दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह से एक्सक्यूज मी H2 प्लस Cl2 गिव्स यू HCl। मैं भी इक्वेशंस बैलेंस नहीं कर रहा हूं, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखिए यहां हाइड्रोजन नहीं थी लेकिन अब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो ये रिएक्शंस जो है वो स्पेसिफिकली हमारी इन दो डेफिनेशंस को कंप्लीट करती है। तो इन दैट वे दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का बदलना ऑक्सीडेशन है, और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन है। नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना रिडक्शन है, और क्लोरीन का HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट होना भी क्या है, रिडक्शन है। अब अगर हम इस वाली डेफिनेशन की जगह इन डेफिनेशंस को देखें, यानी कहीं पर मुझे हाइड्रोजन रिमूव करनी है, तो रिएक्शन देखिए इसकी जगह रिवर्स रिएक्शन में ले रहा हूं, और वो रिवर्स रिएक्शन है HCl HBr breaks up as H2 and Br2, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ब्रेक्स अप एज हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। अब अगर मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ब्रोमीन से कंपेयर करूं तो आप देखिए यहां हाइड्रोजन थी लेकिन यहां हाइड्रोजन नहीं है, तो माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ठीक इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है एंड इट इज कन्वर्टेड टू मर्करी प्लस ऑक्सीजन, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे ये वाला प्रोसेस जो है होता दिख रहा है, दैट इज माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो दैट इज अगेन नोन एज व्हाट, रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसके दो पार्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, या हाइड्रोजन का रिमूवल विद इन अ रिएक्शन, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते समय, किसी एक रिएक्टेंट से किसी एक प्रोडक्ट की तरफ जाते समय। सो दिस इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का ये एग्जांपल, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का ये एग्जांपल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का ये एग्जांपल, दो में से कोई सी भी चीज हो रही हो देन इट इज नोन एज रिडक्शन। स्टूडेंट सेज आई हैव अ डाउट। मैंने कहा पूछिए। क्वेश्चन है क्या इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है? जुड़ना, हटना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जरूरी है? जवाब है हाँ, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसका मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है तो आपको वही रिएक्शंस, वही सब्सटेंसेस लेने पड़ेंगे जहां पर ये होता दिख रहा हो। इसके अलावा कुछ हो रहा हो तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्लासिफाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट सेज देन इट इज अ प्रॉब्लम। दुनिया में तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें से तो एक बहुत लिमिटेड रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आई, बाकी तो आई नहीं, तो डेफिनेटली नहीं आई, वो रिएक्शंस इसमें नहीं आई। इसीलिए ये पुराना कॉन्सेप्ट एक बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। हालांकि इसी लिमिटेड कॉन्सेप्ट को इस 10th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना है, और हम इसे आगे एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे, बिकॉज दिस कुड बी अनदर क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट कि क्या ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होंगे, क्या ये प्रोसेस साथ साथ हो सकते हैं, हमने इसे रिडॉक्स क्यों कहा है अगर ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं, तो इनका जवाब आगे है। लेकिन पहले आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको ये ओल्ड कॉन्सेप्ट इस इन रिएक्शंस के बिहाफ पे समझ में आया? जहां कहीं आपको ऑक्सीजन ऐड होती दिखाई दे या हाइड्रोजन हटती दिखाई दे, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां कहीं आपको हाइड्रोजन ऐड होती दिखाई दे और ऑक्सीजन हटती दिखाई दे, वहां रिडक्शन हो रहा है। दो इट्स अ लिमिटेड कॉन्सेप्ट, ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये बिगिनिंग है। ये इसको क्रेडिट इस चीज का दिया जाना चाहिए कि हाँ, इस डायरेक्शन में शुरुआत हुई, इसलिए हमें इसको एज अ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से इसे पढ़ना होगा, और अभी 10th स्टैंडर्ड में तो ये यूज करना है। तो फिर इसके अलावा और कौन सा कॉन्सेप्ट है उसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं आपकी जो नॉलेज को लेके जो थर्स्ट है उसको वो नहीं करूँगा, रोकूंगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा कि दूसरे कॉन्सेप्ट हैं क्या, फिर डिटेल में हम उनको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन वी कैन नाउ जस्ट नाउ वी कैन हैव एन आइडिया कि व्हाट आर दोज अदर कॉन्सेप्ट्स। तो वो जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं उसको हम सिर्फ सुन लेते हैं, एक बार एक आध दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। नाउ स्टूडेंट सेज कि ये तो टर्म ही मैंने पहली बार सुनी है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी?
बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें समझते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि आपने ये समझा है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी सब्सटेंस में 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ही इस कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में यूटिलाइज होते हैं. आइदर दे आर लॉस्ट और दे आर गेन्ड और दे आर शेयर्ड, है ना. वो ऑक्टेट रूल जो आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, उसके हिसाब से. तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाने की कोशिश करता हूं. ठीक है, सी दिस एग्जांपल दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू. तो मेरे पास एग्जांपल है डायहाइड्रोजन का, और मेरे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का. दो एग्जांपल है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. इसका मतलब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं पूरा वो एटम बनाने की बजाय ऐसे भी शो कर सकता हूं. मैंने हाइड्रोजन लिखा और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से शो कर दिया. इस फिनोमेना को लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, या आप आगे पढ़ेंगे. तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख लिया और दूसरे हाइड्रोजन को इस तरह से लिख लिया. अब ये हाइड्रोजन अपने ऑक्टेट को तो बना नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्टेट तो होता नहीं, ड्यूप्लेट ही होता है. तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कुछ इस तरह से करती हैं कि ये हाइड्रोजन इस एटम के और ये हाइड्रोजन इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक म्यूचुअल शेयर कर लेती हैं इसको, कि भाई अब से ये इलेक्ट्रॉन हम दोनों का है. और इस वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में ये दोनों हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके साथ रहती है. दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग और शेयरिंग. दिस इज कोवेलेंट शेयरिंग. और इससे बनने वाला जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ऐसे शो किया जाता है. ठीक है, अब सेम फिनोमेना HCl के लिए लेते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. आपने 9th स्टैंडर्ड में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखे हैं. 17 लिखने का मतलब एटॉमिक नंबर इसका, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 17 है, जो 2, 8 और 7 यानी 3 शेल में डिवाइडेड है. ये वैलेंस शेल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन. तो अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करूंगा, तो हाइड्रोजन का तो यही इलेक्ट्रॉन काम में आएगा बिल्कुल इसी तरह से, और क्लोरीन के जो वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूटिलाइज होंगे. और वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे यूटिलाइज होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7. तो क्लोरीन के केस में तो 7 और 1 ये मिलके एक ऑक्टेट बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में. और हाइड्रोजन अपने ड्यूप्लेट वैसे ही बनाएगा. तो ये भी जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुए. और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, कोवेलेंट शेयरिंग हुई है. और HCl को हम इस तरह से ही बॉन्ड बना के शो कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट में आर्ग्यू कि इसमें फर्क क्या है, तो ध्यान से देखिए. फर्क ये है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दोनों तरफ सेम एटम प्रेजेंट है. इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दोनों तरफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है. यहां हाइड्रोजन और वहां क्लोरीन. सेम इलेक्ट्रॉन्स सेम एटम्स प्रेजेंट होने का मतलब है सेम टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है. यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग एटम होने का मतलब डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो जब सेम एटम्स प्रेजेंट हैं, सेम न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पूरे पेयर पे दोनों तरफ से सेम अट्रैक्शन लगेगा. और सेम अट्रैक्शन की वजह से ये पेयर इन दोनों एटम्स के बीचों बीच सेम फॉर्मेट में, मतलब जैसे अरेंजमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा. बट हियर इन दिस केस क्लोरीन और हाइड्रोजन में से क्लोरीन एटम इज बिगर, which has a stronger nucleus, big nucleus. It means for this pair of electron, chlorine atom and its nucleus, it has a greater attraction. तो ये जो shared pair of electron है, उसमें से यहाँ एक गरीब एटम, छोटा न्यूक्लियस, जिसका अट्रैक्शन बहुत अच्छा नहीं, और वहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस है. तो इसी शेयरिंग में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल करके अपनी तरफ क्लोरीन क्या कर लेता है, खींच लेता है. तो क्लोरीन क्योंकि है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन ने अपनी तरफ पुल कर लिया.
इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेने की इस टेंडेंसी को, कौन सी टेंडेंसी को, कि पहले तो शेयरिंग हो गई, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से खुद का नहीं दूसरे का इलेक्ट्रॉन, खुद का नहीं दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेने की टेंडेंसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट कहता है ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए शेयरिंग होना जरूरी है, दो डिफरेंट एटम्स होना जरूरी है, और दूसरे का इस शेयर्ड पेयर पे पुल डिफरेंट होना जरूरी है। ओके, बोले तो मैं इसका यहां क्या करूं, मतलब यहां ये कैसे हेल्प करेगा, यहां इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज दिस, तो वो समझिए। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब कभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से पढ़ना है तो इसका मतलब है कहीं पर आपको एडिशन प्लस मोर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव EN लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, अगर कहीं पर आपको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता दिखाई दे रहा है देन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इट इज नोन एज रिडक्शन, और वाइस वर्सा, कि अगर आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हटता हुआ दिख रहा है, रिमूव होता दिख रहा है, देन इट इज ऑक्सीडेशन, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव होता दिख रहा है देन इट इज रिडक्शन। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होने की बजाय आप एक ही चीज ध्यान रख लीजिए, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात, स्टूडेंट सेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा ऑक्सीडेशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा रिडक्शन। मुझे कैसे पता लगेगा कौन ज्यादा है कौन कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव? इसके लिए आपको हायर क्लासेस के कॉन्सेप्ट समझने होंगे, लेकिन अभी आपकी हेल्प के लिए मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का छोटा सा ऑर्डर आपको देता हूँ। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी है ना, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट का एक ऑर्डर मैं आपको देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कहाँ कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। दिस इज फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन सल्फर, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, और सबसे आखिर में हाइड्रोजन। अगर हम इतना भी ध्यान रख लें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने सबको नहीं लिया है, कुछ एक को इसमें शामिल किया है। अगर ऐसा हम ध्यान रख लें तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो फिर से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट के लिए पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डिफरेंट एटम्स के बीच में, सेम नहीं, उसमें से स्ट्रॉन्गर एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है शेयर्ड पेयर को, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मुझे कैसे पता लगेगा कौन स्ट्रॉन्ग है? अभी नहीं पता लग सकता, तो उसके लिए मैंने सीक्वेंस दे दी, यानी क्लोरीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, इस तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कहीं ऐड हो रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, और मोर जो रिडक्शन है वहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है देन इट इज रिडक्शन। तो हम इस फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए एक एक इक्वेशन दोनों की देखते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है ना, इसे पॉज करके आप बाद में नोट कर लेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपकी CBSE 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, और इसे कोई नहीं पूछेगा। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि स्कूल्स में टीचर्स इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इट्स बेटर है कि हम उसको थोड़ा सा इनिशियली समझ लें, फिर हायर क्लास में तो ये आनी है, तय बात है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का आना क्या है। एक इंस्टेंस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि किस तरह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का एडिशन होना ऑक्सीडेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं लेता हूं कार्बन
प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वही चीज हम ले रहे हैं, ठीक है ना। इस पूरी इक्वेशन, इस पूरी उसमें ऑर्डर में कार्बन कहीं नहीं है, यानी कार्बन बहुत पीछे होगा। सो ऑक्सीजन यहाँ है, इट मींस इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एडेड। स्टूडेंट कहता है तो वही पुराना कॉन्सेप्ट हो गया ना ऑक्सीडेशन वाला, उसको यहाँ क्यों ला रहे हैं आप? फाइन, हम दूसरे कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, ठीक है, हम दूसरे कॉन्सेप्ट से एक रिवर्स तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको कहानी शायद इजीली समझ आ जाएगी। लाइक कार्बन एंड क्लोरीन गिव्स यू कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। और फिर इसे कंपेयर करते हैं, बैलेंस नहीं किया अभी, तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगेन कार्बन में, दिस इज मोर एंड दिस इज लेस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एडेड, दैट इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। वन मोर एग्जांपल, CH4 मीथेन, ये तो एग्जाम में आपके, मतलब ये तो इक्वेशन दूसरे चैप्टर में है। दिस इज क्लोरीन, दिस इज CH3Cl NHCl, ये रिएक्शन है। अब आप इसे और इसे कंपेयर कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली इसी इक्वेशन में दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन इसमें सबसे पीछे है, यानी क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्लोरीन यहां है, यानी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसे कंपेयर कीजिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हट रहा है, 4 की जगह 3 हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हट रहा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें ऐड हो गया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो गया, हुआ नहीं ऑक्सीडेशन। तो ये कंपैरिजन इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। इज दिस ओके? एक बार फिर से देखें, मैंने जो इक्वेशन ली है उसमें दिस इज मीथेन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, नाम पर मत जाइए अभी, एंड दिस इज HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और इन्हें कंपेयर करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे तो हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गई। हाइड्रोजन वहां हमारी सीरीज में सबसे पीछे है, तो सबसे पीछे होने का मतलब क्या है? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या हो रहा है? हट रहा है, माइनस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन यहाँ है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज एडेड, दैट इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो कैन यू अंडरस्टैंड नाउ, डू यू अंडरस्टैंड दिस कि ऑक्सीडेशन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है? ठीक इसी तरह से हम सेम फिनोमेना यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और सेम फिनोमेना अप्लाई करने से हम इस प्रोसेस को इसी तरह से समझ सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कहीं आपको ऐड होता दिखाई दे, हम इनमें से कंपैरिजन करके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड करने का प्रोसेस समझ सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, वन एग्जाम्पल जिसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे, फॉर दिस इज HI हाइड्रोजन आयोडाइड, and this is chlorine, and this gives HCl and iodine. Suppose this is the reaction, ठीक है। अब इस रिएक्शन में HI plus Cl2 gives HCl plus iodine। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो आयोडीन यहां है और क्लोरीन यहां है, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो सेम वही फिनोमेना है। देखिए अब, आयोडीन विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज रिमूव्ड, हट गया है, एंड क्लोरीन विच इज मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज एडेड, दैट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड में आपके सिलेबस में नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, तो हम यहाँ पर अल्टीमेटली सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं विच इज नोन एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आपको जो ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ये सीक्वेंस चाहिए, ये याद होनी चाहिए। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन सबको नहीं काम में लें तो भी सीख सकते हैं? तो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने के लिए उस चीज को काम में लिया गया जो सब में प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन हर चीज में प्रेजेंट है, किसी भी एटम में प्रेजेंट है, उसको काम में लेकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझाया गया है, और वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, विच इज द मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर।
लेकिन अगेन इसे समझने के लिए हमें थोड़ी इनडेप्थ नॉलेज चाहिए। हम 10th स्टैंडर्ड में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर कहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन समझना है तो दैट इज माइनस, यानी कि व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं किसी स्पीशीज से आपको इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिख रहे हैं देन इट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई स्पीशीज प्लस यानी कि गेन कर रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं आपको ऐसा होता दिख रहा है तो वो क्या है, डेफिनेटली रिडक्शन है। इस एग्जाम्पल को आपने जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसके मैं कंपैरिजन में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। नाउ दिस इज सोडियम एंड दिस इज क्लोरीन एंड इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड। मैं इसे बैलेंस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, अभी अभी देखा था, 17। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281 और क्लोरीन के एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। अब याद कीजिए 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है। उस ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम के केटायन में। जबकि यहाँ पर क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का गेन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और फिर ये दोनों आपस में मिलके और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन और क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड दैट गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम से सोडियम क्लोराइड बनाते समय, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम से सोडियम क्लोराइड बनाते समय सोडियम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ है। और क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनते समय, क्लोरीन से क्लोराइड आयन यानी क्लोरीन से NaCl बनते समय क्लोरीन क्लोराइड आयन में बदला है, तभी तो NaCl बना है। तो क्लोराइड आयन बनते समय क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो अगर किसी रिएक्शन में अगर मैं यहां से इसे कंपेयर करूं तो प्रैक्टिकली सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन और क्लोरीन यहां पर नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब सोडियम क्या करे, लूज करे इलेक्ट्रॉन, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। फॉर गॉड सेक प्लीज अभी बैलेंसिंग पर मत ध्यान दीजिएगा, उसका कोई मीनिंग अभी नहीं है। ठीक है ना, तो अगर कहीं पर आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है देन इट इज ऑक्सीडेशन, और कहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है तो दैट इज रिडक्शन। ऐसी कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में, उनके बिहाफ पे हम इसको पढ़ेंगे। ये एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं। तो अगर मुझे रिडॉक्स रिएक्शन के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट सब में पढ़ना है तो मुझे इस कॉन्सेप्ट के कुछ और फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे जो थोड़े डिटेल्ड हैं, जो अभी नहीं पढ़े जा सकते। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इसे NTSC में अलग से पढ़ा जाएगा। अभी मैं जो आपके सिलेबस में रिएक्शन है उनमें से कुछ रिएक्शन सेलेक्ट करके इस लॉस और गेन के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। फिर से समझिए, बात केवल इतनी सी है कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऐसा कहीं होता दिखाई दे इसका मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कहीं कोई गेन होता दिखाई दे इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जरा देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने एक रिएक्शन ले रहा हूं जो आपने अभी कुछ 2 लेक्चर पहले ही, इनफैक्ट यानी पिछले लेक्चर में पढ़ी है। इस रिएक्शन को देखिए, दिस इज आयरन एंड दिस इज कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। आई होप आप समझ में आ गया होगा, ये सॉलिड और ये एक्वस। याद आया आपको कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, परफेक्ट। और फिर यहां पर बन गया था FeSO4 फेरस सल्फेट एक्वस, और ये कॉपर विच इज सॉलिड। इज दिस ओके? अब इसे कंपेयर करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहले इसे मॉडिफाई करके लिख रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। आयरन का मतलब आयरन है, कॉपर सल्फेट पानी में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाता, यानी इसमें कॉपर आयन और सल्फेट आयन पानी में जाके सेपरेट हो गए होंगे, यानी एक्वा सॉल्यूशन में 2 चीजें रही होंगी, समझने वाली बात। इसी तरह से फेरस सल्फेट में पानी में जाने के बाद फेरस आयन और सल्फेट आयन रहे होंगे, और कॉपर ऐसा ही है, सॉलिड। अब आप ध्यान से देखिए,
मैंने क्या किया, इसे ऐसा ही लिखा, इसके रिस्पेक्टिव आयंस लिख लिए, इसके रिस्पेक्टिव आयंस लिख लिए क्योंकि सॉल्ट है, पानी में जाके सॉल्ट के आयंस सेपरेट हो जाते हैं, और ये ऐसा ही लिख लिया क्योंकि मेटल है। अब कोई चीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों साइड में हो तो उसकी वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हटा दिया जाना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये यहाँ पर है ही नहीं, रिमूव कर दिया, इसे हटा दिया। तब आपके पास क्या बचा, देखिए जरा, आपके पास आयरन बचा, कॉपर आयन बचे, तो आयरन प्लस क्यूप्रिक आयन, दिस गिव्स यू फेरस आयन प्लस कॉपर। हम कहते हैं क्या कर रहे हैं आप, क्यों काम को बढ़ा रहे हैं? तो जरा देखिए, काम बढ़ा नहीं, कंप्लीट हो गया। इसे कंपेयर कीजिए और बताइए क्या हुआ है। यहां पर आयरन से पॉजिटिवली चार्ज आयन बना है। पॉजिटिवली चार्ज आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, लॉस। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और बताइए यहां क्या हुआ है, ये कॉपर आयन से कॉपर बना है, यानी कि यहां क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। तो क्या आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिसमें कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता दिखाई दे देन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता दिखाई दे दैट इज नोन एज रिडक्शन। इज दिस ओके? तो यहां हमने इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को और ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट को, तीनों को पढ़ा था। एंड लेट मी टेल यू अगेन कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का बिल्कुल रफ इंट्रोडक्शन था जो मैंने दे दिया। तो आपको जो ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट है उसी को थोड़ा सा डिटेल में समझना है, बिल्कुल जरा सा। उसको पढ़ने का क्या पैटर्न है आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली रिडॉक्स रिएक्शन उस पुराने कॉन्सेप्ट के साथ क्या होती है। तो रिडॉक्स वर्ड का मतलब है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम इक्वेशन में दोनों एक साथ होते दिखाई दे। रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, और ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन और वाइस वर्सा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास है क्यूप्रिक ऑक्साइड और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं हाइड्रोजन से, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो है कॉपर और प्लस वाटर। हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को ले लिया, ये रिएक्शन हुई है। अब इस रिएक्शन को देख के मेरे 6 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको कंपेयर करना है कॉपर ऑक्साइड को कॉपर से, ऑब्वियसली यही कंपेयर हो सकते हैं, और हाइड्रोजन को वाटर से, ठीक है। और मेरे कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे, उनका जवाब दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहला, इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं पर भी ऑक्सीडेशन दिख रहा है, याद कीजिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो कहीं हाइड्रोजन ऐड होती दिख रही है क्या, हाँ हो रही है। यानी कि आप अगर हाइड्रोजन को और वाटर से कंपेयर करेंगे ये वाला, तो ये ऑक्सीडेशन होता दिख रहा है। कहीं आपको रिडक्शन होता दिख रहा है क्या, बट ऑफ कोर्स दिख रहा है। यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में कन्वर्ट होना लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, याद कीजिए। अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन और हटे तो रिडक्शन, तो ऑक्सीजन जुड़ी और ऑक्सीजन हटी। अरे ये तो एक ही इक्वेशन में हो रहा है। इसका मतलब अगर ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है और दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो ये रिडॉक्स है। इज दिस ओके? कोई इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा। अब आप कहोगे पहले तो आपने सिर्फ ऑक्सीडेशन, इसीलिए हमें दूसरे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। तो फिलहाल तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक रेडॉक्स रिएक्शन समझ रहे हैं जिसमें दोनों चीजें साथ साथ होती दिखाई देती। तो क्या आपको रिडक्शन का प्रोसेस और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता दिखाई दिया? अब दूसरा सवाल सुनिए, इसी रिएक्शन के लिए सोच के बताइए, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड? ऑक्सीडेशन प्रोसेस और उसके बाद है सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो आपको ये बताता है क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड होना बताता है किसका हुआ। तो किसका हुआ ऑक्सीडेशन, हु इज ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इसी का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस ये चीजें रिएक्टेंट साइड में होती है, इनके साथ हुआ है जो कुछ हुआ। तो ये कहाँ है, किसका हुआ ऑक्सीडेशन,
हाइड्रोजन का हुआ साहब, तो रिडक्शन किसका हुआ? ऑब्वियसली ये रिडक्शन है, तो रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड जो हुआ इसके साथ हुआ, तो ये रिड्यूस्ड हुआ। प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन के बाद बना, तो प्रोडक्ट तो उसी साइड होगा, तो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट वाटर है, रिडक्शन का प्रोडक्ट कॉपर है। ठीक है, 6 क्वेश्चन के आंसर हो गए। प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट, रिडक्शन का प्रोडक्ट। अब लास्ट है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। ये ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट क्या है, इसे समझने के लिए इसकी दूसरी टर्म भी लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए, समझ में आया आपको इतना? तो व्हाट इज ऑक्सीडेंट एंड व्हाट इज रिडक्टेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, या रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। यानी जिसे मैं ऑक्सीडेंट कह रहा था उसका एक्चुअल नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो, और रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट का मतलब है जिसकी वजह से रिडक्शन। तो इसे दो तरीके से समझते हैं, एक तो सिंपल तरीका, एक उसके पीछे का एग्जाम्पल एलैबोरेशन। सिंपल तरीका ये है समझना, जिसका तरीका बहुत आसान है। जिस सब्सटेंस का खुद का रिडक्शन हो रहा है, द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड इज एन ऑक्सीडेंट। सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, substance which is reduced is an oxidant. Substance which is reduced is an oxidant. तो substance which is reduced, तो ये हो गया oxidant। तो ऑक्सीडेंट जो यहां था वो क्या हो गया? CO। और दूसरा तरीका याद करने का इजी और बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आपको रिडक्टेंट निकालना है तो सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? ऑक्सीडाइज ये हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो क्या हो गया? रिडक्टेंट। देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा? ऑक्सीडेंट वो जिसका रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस कौन हुआ है? देख लीजिए आप, रिड्यूस हो रहा। और रिडक्टेंट, रिडक्टेंट वो जो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है ना, ये तो ये हो गया ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट। ये तो रटने का तरीका हो गया, लेकिन साइंस रटने से तो होती नहीं, इसे तो समझा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, अब तरीके से समझ लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ। एक एक करके आंसर देंगे, सब समझ आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन मिलना या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जुड़ना, हाइड्रोजन हटना या ऑक्सीजन मिलना। ठीक है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। इस रिएक्शन में देखिए कौन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है? ये है, इसके पास है ना ऑक्सीजन। अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होता? ये हुआ ना ऑक्सीडेशन। देखिए हाइड्रोजन का वाटर में बदलना ऑक्सीडेशन है? इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कौन देगा? ये नहीं होता तो इसे ऑक्सीजन मिलती क्या? नहीं मिलती ना। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह से अब रिवर्स देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन ले जाए। ऑक्सीजन ले जाने वाला कौन? ये। इसे अपनी ऑक्सीजन लूज करनी थी, इसने छोड़ दी। लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये अपनी ऑक्सीजन लूज कर सकता था क्या? नहीं ना, कोई ले जाने वाला चाहिए ना। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया? रिडक्टेंट हो गया। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो कस्टमर और शॉपकीपर में रिलेशन है, ठीक है ना, जो डिमांड और सप्लाई में रिलेशन है। डिमांड के बिना सप्लाई नहीं और सप्लाई के बिना डिमांड नहीं है। ठीक है ना, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली आगे रिडक्शन होगा ही होगा। तो ऑक्सीडेशन आगे वाले रिडक्शन का कॉज बन जाता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन की वजह से ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए वो उसके लिए, ठीक है ना, रिवर्स एजेंट की तरह से काम करता है। तो बहुत सिंपल तरीके से ध्यान रखने का मतलब क्या है? द सब्सटेंस which is being reduced is oxidant या oxidizing agent and the substance which is oxidized is reductant या reducing agent। तो आप अब मेरे ख्याल से किसी भी रिएक्शन के लिए
अगर ये 8 क्वेश्चन का आंसर दे दें तो बहुत अच्छा होगा। फिर से देखिए, रिएक्शन ये थी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यानी ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रही है, ये प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट हो गया, इसी में दिख रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट हुआ। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ये हुआ, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्टेंट। इसी समय उसको रिवर्स देख लीजिए। ठीक इसी तरह से इसे देखिए, ये रिडक्शन का प्रोसेस है, सिर्फ रिडक्शन का प्रोसेस देख लीजिए। तो रिडक्शन का प्रोसेस देखते ही ये हो गया रिड्यूस्ड, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन, और ये रिड्यूस्ड है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट। इज दिस ओके? तो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस इसी में, ऑक्सीडाइज्ड इसी में, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन वो भी इसी में, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेंट नहीं है, ये सब तो ऑक्सीडेशन, तो ये रिडक्टेंट हो गया, रिवर्स। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज अ रिडक्टेंट। एंड सेम वहां पर रिवर्स, कि पहले रिडक्शन का प्रोसेस, बीइंग रिड्यूस्ड, प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन, एंड बीइंग रिड्यूस्ड इज व्हाट, ऑक्सीडेंट। तो आपको कोई इक्वेशन दी हुई हो, अब आपको खुद ट्राई करना है। नाउ यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, कि आपको किसी भी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन दी जाएगी, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है, उस किसी भी इक्वेशन में आपको इन 8 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दिस इज फॉर ट्राई योरसेल्फ, मैंने लिखा है, ठीक है ना। इसको आपको 8 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हर एक में सबसे पहले क्या, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, फिर रिडक्शन का प्रोसेस। ये क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन, एंड ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ये 8 क्वेश्चंस आपको इन हर एक के लिए सॉल्व करने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 बैलेंस नहीं करनी है इक्वेशन। इन 6 इक्वेशन में आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब इसमें मैं हिंट इतना सा दे रहा हूं, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इवन इसमें भी आ जाएगा, और शायद यहां पर भी आ जाएगा। लेकिन कहीं पर हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़े। तो अपने को ईमानदारी से आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, इन 6 इक्वेशन में कोशिश कीजिएगा और उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। हो सकता है कहीं पर आपको कुछ थोड़ी सी परेशानी हो, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है ना। तो इन्हें ट्राई हम करेंगे। तो यहाँ आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब बिल्कुल लास्ट पार्ट पर हैं हम इस चैप्टर के, दैट इज नोन एज कोरोजन। हमने छोटी क्लासेस में कोरोजन को पढ़ा है। अब सवाल ये, हम कोरोजन यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? जो कुछ हमने पढ़ा है उसका एक हिस्सा डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई कर रहे हैं, और वो जो अभी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। मोस्टली हमने ऐसा नोटिस किया है कि कुछ मेटल्स, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में जब यूज करते हैं, तो वो बट नेचुरल बहुत इनएविटेबल है कि हम उसे एयर में बिना एक्सपोज किए, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स में बिना एक्सपोज किए उसे यूज नहीं कर सकते। मैक्सिमम चीजों के साथ ऐसा होता है, दे हैव टू बी एक्सपोज इन एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देम। तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स में कौन कौन है? एटमॉस्फेरिक फैक्टर में है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक फैक्टर में है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, एंड इवन सम पोल्यूटेंट्स। ये सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ये जो भी सब्सटेंसेस, जो भी मेटल्स एयर में एक्सपोज हो रहे हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करके उनके सरफेस पे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाने शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जो सब्सटेंस आपने इनिशियली लिया था, एयर में एक्सपोज होने के बाद वो सब्सटेंस वो नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कुछ जल्दी, कुछ फास्ट, कुछ बहुत धीरे धीरे ऐसा करते हैं अपनी अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो सरफेस का वो सब्सटेंस धीरे धीरे क्या है, वहां से अपने कंपाउंड फॉर्म में बदल रहा है, और सरफेस का वो सब्सटेंस वहां से एक तरह से उसका लॉस आपको हो रहा है। दिस फिनोमेना इज नोन एज कोरोजन। सो इट इज स्लो ईटिंग अवे। क्या? स्लो ईटिंग अवे, ठीक है ना, खत्म होना। किसका? मेटल सरफेस। किसका? मेटल सरफेस। किसकी वजह से? ड्यू टू कंबाइंड अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोरोजन क्या है, सो इट इज अ स्लो ईटिंग। किसका है? मेटल सरफेस का। सरफेस पर ही होगा, अंदर नहीं होगा, ध्यान रखना।
मेटल सरफेस का, और किसकी वजह से? तो क्या है, किसका है और किसकी वजह से? तो कोरोजन क्या है? स्लो ईटिंग अवे। किसका है? मेटल सरफेस का। और किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की वजह से। दैट इज नोन एज कोरोजन। ध्यान रखिएगा, फॉर कोरोजन इट्स ऑलवेज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। अकेला कोई एक फैक्टर नहीं कर सकता, उसके साथ में दूसरे फैक्टर्स मिलकर ऐसा करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल कोरोजन के लिए हमने जो सबसे कॉमन एग्जांपल पढ़ा है आज तक, वो है आयरन का। तो आयरन को जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है, आयरन के आर्टिकल्स एयर में एक्सपोज होते हैं, यानी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर, इन दोनों को मिला के मैं कलेक्टिवली कह सकता हूं मॉइस्ट एयर। हालांकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोल है, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो जब इनका कंबाइंड अटैक आयरन के सरफेस पर होता है, तो आयरन ना रहकर अपने हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, याद कीजिए हमने .H2O को हाइड्रेटेड फॉर्म का था, X का मतलब है फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल का नंबर नहीं। सो दिस इज फेरिक ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो स्लोली, धीरे धीरे वो सरफेस का आयरन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट कहता है तो मैं क्या करूं? तो देखिए आपने क्या लिया था? आयरन, जो ग्रे होता है, शाइनी ग्रे। लेकिन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एक तो एलिमेंट था आयरन, और वो कंपाउंड में बदल गया, और ये यहां पर एक रेड ब्राउन लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सरफेस पे आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर, और वो भी लेयर कैसी होती है? फ्लेकी, जिसे आप हटा सकते हैं। इस तरह से वो आयरन जो बहुत हार्ड था, स्ट्रांग था, अब एक लेयरी फॉर्म में आके आयरन ऑक्साइड बन के हटने लगता है। और वो हटता है तो अंदर से नया आयरन एक्सपोज होता है, फिर वो हटता है, खराब होता है। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज कोरोजन ऑफ आयरन। कॉमन लैंग्वेज में आयरन की इस फॉर्म को नाम दिया गया है रस्ट, जो एक्चुअली है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। कोई आपसे पूछ ले कि ये है क्या, तो दिस इज व्हाट? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। किसी किसी बुक में इसकी जगह पर FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड भी लिखा जाता है, वो भी सही। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनना इज व्हाट? कोरोजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ रस्ट, रस्ट क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? रस्ट इज रेडिश ब्राउन। केमिकल नेचर ये है, या ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लीजिए रस्ट का फॉर्मूला लिखिए, तो ये लिखिए। रस्ट के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखिए, तो ये लिखिए। इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं। ठीक है। रस्ट क्या है? रस्टिंग क्या है? इट्स अ कोरोजन प्रोसेस। बचने का क्या तरीका है? इसके अटैक को हटा दो, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आया है। इजीएस्ट वे, हालांकि और तरीके भी हैं, लेकिन इजीएस्ट वे कि इसके कांटेक्ट में नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन ड्यू टू कंबाइंड अटैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, दैट इज मॉइस्ट एयर। तो रस्टिंग के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इक्वेशन आ सकती है, उसका कलर आ सकता है, इससे रिलेटेड जनरल फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको कोरोजन का ये फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक सेकंड केस है कॉपर का। कॉपर के केस में, या कॉपर के एलॉयज जैसे ब्रोंज या ब्रास के आर्टिकल्स, पीतल जिसे कहते हैं, वो अगर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो कॉपर अगर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के कांटेक्ट में आता है, तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, ठीक है ना, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कांटेक्ट में आके ये एक डबल सॉल्ट बनाता है, दैट इज CuOH होल ट्वाइस .CuCO3. दिस इज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज कॉपर कार्बोनेट, ये क्यूप्रिक कार्बोनेट। इसे कलेक्टिवली बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये एक ग्रीनिश ब्लैक लेयर के फॉर्म में उन कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर, अगर आपके घर में
कॉपर के आर्टिकल्स हैं उन्हें एयर में ऐसे एक्सपोज छोड़ दिया जाए, ये पीतल के कंटेनर्स को एक्सपोज छोड़ दिया जाए, तो थोड़े टाइम बाद उस पर ग्रीनिश ब्लैक लेयर डेवलप हो जाती है। ये ग्रीनिश ब्लैक लेयर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जिसके लिए कॉमन टर्म और है प्लेटिना, इसे प्लेटिना के नाम से जाना जाता है। तो ये कॉमन टर्म प्लेटिना ग्रीनिश ब्लैक कलर की लेयर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की है, जो कॉपर के आर्टिकल्स पे ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है अगर एयर, ये कॉपर का कोरोजन है। इसे हटाने का, बचाने का तरीका या तो इसके कांटेक्ट में मत आने दीजिए, कोई लेयरिंग कर दीजिए इसके ऊपर दूसरी, और या फिर जो आ गई है लेयर उसे हटाइए, तो अंदर का कॉपर क्लियर आ जाएगा बाहर। तो आपने देखा होगा कि पीतल के आर्टिकल्स जब जो गंदे हो जाते हैं तो उनकी खूब सफाई करने के लिए कुछ पाउडर या कुछ केमिकल्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये ऊपर की लेयर हटा देते हैं, तो अंदर का जो कॉपर है या अंदर का जो पीतल है, यानी ब्रास है, वो क्लियर हो जाता है, तो चमकने लगता है, शाइन करने लगता है। बट इन दिस वे यू आर लूजिंग दैट सरफेस, so that loss of surface is what? Corrosion. So copper or bronze or brass article when exposed to the moist air develop a greenish black coating of basic copper carbonate, that is known as what? Corrosion of copper. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि कॉपर आर्टिकल के कोरोजन की केमिकल इक्वेशन लिखिए, तो ये इक्वेशन लिखेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि कॉपर के आर्टिकल्स पे ग्रीनिश लेयर बन गई है, वो केमिकली क्या है, वो केमिकली ये है, उसका कॉमन नेम प्लेटिना है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला ये है, उसका नाम बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखिए, ठीक है ना। तो ये कोरोजन है किसका, कॉपर का। कॉपर के कोरोजन के लिए क्या जरूरी है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और बनता क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। क्या नाम है उसका, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कैसा है दिखने में, ग्रीनिश ब्लैक, और क्या नाम है, प्लेटिना। ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। लास्ट पार्ट, तीसरा पार्ट जो है वो है सिल्वर के आर्टिकल्स का। तो अगर आपके पास सिल्वर के आर्टिकल्स हैं तो आपने नोटिस किया होगा वो एयर में खुला छोड़ देने पर, या रेगुलरली हम तो यूज करते हैं सिल्वर को, तो धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एयर में प्रेजेंट ये पोल्यूटेंट, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक पोल्यूटेंट गैस है जो सीवेज में प्रेजेंट होती है, जब चीजें खासतौर पे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा होता है वहां ये बनती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से बनती है। जो सीवेज में स्मेल है वो इसकी वजह से होती है, रॉटन स्मेल जो होती है वो इसकी वजह से होती है। तो ये गैस जब इस पर अटैक करती है, रिएक्ट करती है, तो इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड और ये हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। ये जो सिल्वर सल्फाइड बना है इसकी वजह से ही सिल्वर के आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं या टार्निश हो जाते हैं। तो सिल्वर के आर्टिकल्स की टार्निशिंग ये है, किसकी वजह से, इस पोल्यूटेंट की वजह से। क्या बन गया है उस ब्लैक कोटिंग में, सिल्वर सल्फाइड, दिस इज सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, टार्निशिंग। तो इसी तरह से सिल्वर के आर्टिकल्स को बचाने के लिए उन पे या तो और पॉलिश या उनकी क्लीनिंग की जाती है रेगुलर बेसिस पे। आपने देखा होगा हम ये हिंदू कम्युनिटी में दिवाली पे सिल्वर आर्टिकल्स की पूजा होती है, तो साफ करते हैं उनको, क्यों, उसके ऊपर वो ब्लैक कोटिंग इस सिल्वर सल्फाइड किया जाती है, तो उसे हटाया जाता है। इज दिस ओके? तो प्योर सिल्वर की पहचान भी यही है। अच्छा सिल्वर डेफिनेटली होगा, प्योर होगा तो डेफिनेटली काला पड़ेगा। एनीवेज, तो आपने 3 मेटल्स की अलग अलग कोरोजन्स की इक्वेशन देखी है एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। हम यहाँ इस कोरोजन के बाद में सबसे छोटे से लास्ट पार्ट को पढ़ के अब इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं फाइनली। तो लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो है दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। जिस रिडॉक्स कॉन्सेप्ट को आपने इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा हमने मेटल्स के लिए, ये भी क्या था, अभी आपने देखा जो कोरोजन, ये भी एक तरह का रिडॉक्स प्रोसेस था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का अटैक हो रहा था। इसी तरह से रेंसिडिटी भी एक तरह का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड स्टफ का। आपके ऐसे फूड स्टफ जो फ्राई किए गए हैं, जिनमें ऑयल कंटेंट है, फ्राइड फूड स्टफ्स हैं, जो हम अंकल चिप्स, जो चिप्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, जो पैक्ड इस तरह के फ्राइड फूड स्टफ्स होते हैं, उन फूड स्टफ्स में जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उन पर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यानी ऑक्सीडेशन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से नहीं, ऑक्सीडेशन की वजह से उस पे प्रेजेंट फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो खट्टे यानी सार हो जाते हैं। अब आप फिर से समझिए कि आपके पास इसके लिए एक फ्राइड फूड स्टफ है, यानी फ्राइड फूड स्टफ्स के ऊपर ऑयल है,
ऑयल यानी फैट है, ये फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडेशन के लिए एजेंट एयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उसे ऑक्सीडाइज करते हैं जिससे उस फूड स्टफ का टेस्ट, उसकी फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती है और वो पैलेटेबल यानी ईटेबल नहीं रहता। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपका कोई भी चिप्स का पैकेट जो बाजार से आपने खरीदा है उसे खोल के छोड़ दीजिए, अगले दिन जब आप खाएंगे तो उसका टेस्ट फ्रेश नहीं रहेगा, उसका टेस्ट चला जाएगा, बिकॉज उस पे प्रेजेंट ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। दिस सार टेस्ट, ठीक है ना, दैट इज नोन एज रेंसिड या रेंसिडिटी, दिस फिनोमेना इज नोन एज रेंसिडिटी। तो इस रेंसिडिटी से बचने का एक ही तरीका है कि फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन नहीं, यानी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या करें, उन्हें एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखें। तो ये तो बहुत कॉस्टली है एयर टाइट कंटेनर बनाना और उसमें रखना, ऐसे किया जाता है। एयर टाइट कंटेनर्स में नहीं रखें तो क्या करें, उस कंटेनर में जिसमें रखा है उसमें से एयर यानी ऑक्सीजन हटा दें। ऑक्सीजन हटाने का मतलब ये है कि उसकी जगह कोई और गैस भर दें, ऐसी गैस जो रिएक्ट ना करे। तो हम वहां पर या तो कोई एंटीऑक्सीडेंट मिला दें जो ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। ऐसे एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं, BHT। आप सोचिएगा, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं BHT का नाम, वैसे इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHT, ठीक है ना, दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। जरूरत पड़ने पर आपको इसकी शक्ल भी दिखा देंगे। तो ये एक कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में उन फूड स्टफ्स के साथ मिला दिए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होने देते। तो अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हुआ तो आपका फूड स्टफ क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा, अच्छा रहेगा, जब तक कि ये प्रेजेंट है। दूसरा तरीका है एयर टाइट कंटेनर में रखें, और तीसरा तरीका है कि एयर निकाल के वहां पे कोई दूसरी इनर्ट गैस भर दें, जैसे नाइट्रोजन इनर्ट है, थोड़ी सी हीलियम के साथ में, हीलियम पूरी नहीं भरना, बहुत हल्की होती है, उड़ जाएंगी चीजें। तो पैकिंग सच फूड स्टफ्स इन एयर टाइट कंटेनर्स और विच प्रिवेंट्स और स्लोज डाउन द ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, फॉर एग्जाम्पल इन पोटैटो चिप्स बैग्स। आपने देखा होगा पोटैटो चिप्स के बैग्स के अंदर एयर भरी होती है, हमें बड़ा गुस्सा आता है इसमें हवा भरी हुई, यार चिप्स तो कम है, हवा ज्यादा, हवा नहीं है उसमें, एयर होती तो कभी के खराब हो जाती। एयर की जगह क्या है, नाइट्रोजन है, जो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने दे रही, तो इसलिए वहां पर वो नाइट्रोजन होनी जरूरी है। इसका एक फायदा और है, सोच के देखिएगा, कि वो नाइट्रोजन भरी होने से वो फ्लफी होते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्टोर करने से वो दबते नहीं और हमें क्रश्ड अंकल चिप्स या जो भी पोटैटो चिप्स हैं क्रश्ड फॉर्मेट में नहीं मिलते। हालांकि हम लिख नहीं सकते, रेंसिडिटी को मिनिमाइज करने के लिए ये किया जाता है। तो रेंसिडिटी क्या है, फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होगा। क्या इससे, वो फूड रेंसिड या सार हो जाएगा जिसका टेस्ट चला जाएगा। बचने का क्या तरीका है, ऑक्सीडेशन ना होने दें, एंटीऑक्सीडेंट मिलाएं लाइक BHT, या एयर टाइट कंटेनर में रखें, या उस कंटेनर में ऑक्सीजन की जगह पर कोई दूसरी गैस भर दें, दैट इज व्हाट, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को आज यहाँ कंप्लीट किया है। ठीक है, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको पूरे को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, मैं प्रैक्टिस शीट्स देता रहूंगा और बहुत जल्दी मैं इन दोनों चैप्टर्स के NTSE बेस्ड लेक्चर्स अलग से अपलोड करूंगा। ठीक है, सो टिल देन एंजॉय दिस टॉपिक, बाय बाय।